Hello and welcome to my channel. This is going to be the second lecture on BEGC 111, which is women's writing. In my previous lecture, I have already talked about feminism. Feminism के बारे में हम लोगों ने बात किया था and waves of feminism को भी हम लोगों ने एनालाइज किया था. उसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था. तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो देन वो आप वीडियो देख सकते हो एंड फिर आप ये वीडियो देखना. ओके. एंड इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि वुमेन्स राइटिंग क्या होता है, देन ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स ऑफ वुमेन्स राइटिंग को हम लोग स्टडी करेंगे, एग्जामिन करेंगे एंड देन वी विल लुक एट सम पर्सपेक्टिव्स ऑफ फेमिनिस्ट थॉट. कुछ क्रिटिकल थिंकर्स और फेमिनिस्ट थियोरिस्ट को भी हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वुमेन्स राइटिंग का मतलब क्या होता है. So, the academic discipline of women's writing is a discrete area of literary studies which is based on the notion that the experience of women historically has been shaped by their sex, and so women writers by definition are a group of worthy of separate study. So, women's writing एक literary category है, एक academic discipline है, एक separate genre है जिसमें हम लोग women's writing को analyze करते हैं, examine करते हैं, study करते हैं. बिकॉज अगर आप वुमेन राइटिंग को देखो, उसके स्टाइल को देखो, देन इट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द मेंस स्टाइल ऑफ राइटिंग. इसीलिए वुमेन्स राइटिंग को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है और ये एक अलग जॉनरा ऑफ राइटिंग है. ओके. नाउ लेट अस लुक एट द ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स ऑफ वुमेन्स राइटिंग कि पहले वुमेन कैसे लिखती थी, उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या था एंड कैसे ये जो जॉनरा है, ये जो लिटरेरी कैटेगरी है, कैसे डेवलप किया. So initially, women would write on which they had first-hand experience, that is domestic sphere, but they were accused of being self-serving and parochial. तो initially शुरुआत में women writers वही चीज़ लिखती थी जिनके बारे में उनको experience था, first-hand experience था, which is domestic sphere. अपने घर के बारे में लिखती थी, अपने डोमेस्टिक लाइफ के बारे में वो लिखती थी. लेकिन उनके राइटिंग्स को पढ़ के लोगों ने उनको ये कहा कि इनका जो राइटिंग है वो सेल्फ सर्विंग है, यानी कि वो अपने बारे में ही लिखती है और इनके राइटिंग से सोसाइटी का कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, कोई भी पढ़ के इंस्पिरेशन नहीं ले सकता है. एट द सेम टाइम उनके राइटिंग को पेरोकुल भी कहा गया है. पेरोक्विल का मतलब होता है हैविंग अ नैरो विजन, जिसका विजन नैरो है उसको हम लोग पेरोक्विल बोलते हैं. तो उनके राइटिंग को इनिशियली सेल्फ सर्विंग कहा गया और पेरोक्विल कहा गया बिकॉज वुमेन उस टाइम पे वही लिखती थी जिस चीज़ का उनके पास एक्सपीरियंस था, विच इज़ डोमेस्टिक स्फेयर. इसीलिए एंड मार्गरेट अटवुड ने इस चीज़ के ऊपर कमेंट किया था कि व्हेन अ मैन राइट्स अबाउट थिंग्स लाइक डूइंग डिशेस इट इज़ रियलिज्म, when a woman does it is an unfortunate feminine genetic limitation. So मार्गरेट अटवुड एक बहुत ही फेमस राइटर है, फेमिनिस्ट राइटर है, फिलोसोफर है. तो इन्होंने ये कमेंट किया था इस चीज़ के ऊपर. तो आप अपने आंसर में ये कोटेशन को इंक्लूड कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज women writers would use a male pseudonym just their works to be assessed solely for their uniqueness of their writing. तो पहले जो वुमेन राइटर्स थी वो एक मेल सूडोनिम का यूज़ करती थी. सूडोनिम का मतलब होता है फॉल्स नेम, तो एक मेल फॉल्स नेम का यूज़ करती थी वाइल पब्लिशिंग देयर वर्क्स. बिकॉज पहले क्या था कि अगर रीडर्स को पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर वर्क या पर्टिकुलर नॉवल एक वुमेन ने लिखा है, देन लोग उसको पढ़ते ही नहीं थे, या पढ़ते भी थे तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे. इसीलिए वुमेन राइटर्स मेल सूडोनिम का यूज़ करती थी ताकि लोग उनके वर्क को पढ़े एंड उनके जेंडर के बेसिस पे उनको एनालाइज नहीं करे, उसकी राइटिंग को एनालाइज करे उनके यूनिकनेस के वजह से और उनके स्टाइल ऑफ राइटिंग के वजह से, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर्स. दैट इज़ वाई वुमेन राइटर्स यूज टू यूज़ मेल सूडोनिम. फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज इलियट एक बहुत ही फेमस राइटर है, 19th सेंचुरी राइटर है. तो जॉर्ज इलियट इनका ये असली नाम नहीं है, इनका असली नाम है मैरी एन इवांस. तो वो जब अपने वर्क्स को पब्लिश कराती थी तो अपने रियल नेम से नहीं पब्लिश कराती थी, उन्होंने एक मेल सूडोनिम को यूज़ किया विच इज़ जॉर्ज इलियट एंड फिर वो पब्लिश कराती थी अपने वर्क्स में. सिमिलरली जेन ऑस्टिन, इनिशियली जेन ऑस्टिन भी कुछ वर्क्स उन्होंने एनोनिमसली पब्लिश किया था, फिर उन्होंने एक सूडोनिम का यूज़ किया था. अगाथा क्रिस्टी उन्होंने भी सूडोनिम का यूज़ किया था पहले अपने वर्क्स को पब्लिश कराने के लिए. उसके बाद ऐसे बहुत सारे फीमेल राइटर्स हैं जिन्होंने मेल सूडोनिम का यूज़ किया है अपने वर्क्स को पब्लिश कराने के लिए.
जैसे जेके रावलिंग है, जेके रावलिंग ने हैरी पॉटर सीरीज़ को लिखा था। तो जब वो अपने वर्क्स को पब्लिश करा रही थी तो पब्लिशर ने उनको सजेस्ट किया था कि आप अपने नाम को न्यूट्रल करो, या तो ऐसा नाम रखो जो मेल हो, मतलब सुनने में लगे कि ये लड़का का नाम है, तभी आपके वर्क्स को लोग पढ़ेंगे। बिकॉज अगर एक औरत मैजिक के बारे में लिख रही है, मैजिकल वर्ल्ड के बारे में, हॉगवर्ट्स के बारे में लिख रही है, देन कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। तो इसीलिए जेके रावलिंग ने अपना नाम को चेंज किया। एंड ये जो नाम है जेके रावलिंग, ये इनका असली नाम नहीं है, ये इनका पेन नेम है, ठीक है। सो पहले जो वुमेन राइटर्स थी, दे यूज टू यूज मेल pseudonym. The major theme of the writers in the 19th century are the women's quest for self definition. एंड 19th century में जितने भी वुमेन्स राइटर अपनी चीज़ें लिखती थी, उनके राइटिंग का जो मेन थीम था, जो मेजर या डोमिनेंट थीम था, वो क्या था? वुमेन्स क्वेस्ट फॉर सेल्फ डेफिनेशन, ठीक है। वो अपने सेल्फ आइडेंटिटी को ढूंढ रही थी अपने राइटिंग के थ्रू। एंड उस टाइम के इम्पॉर्टेंट राइटर्स और मेजर राइटर्स कौन कौन है? तो मैरी शेली है, शार्लेट ब्रॉन्टे है। मैरी शेली ने फ्रैंकेनस्टीन लिखा है, शार्लेट ब्रॉन्टे ने जेन एयर लिखा है, जॉर्ज एलियट, शी इज़ वेरी मच फेमस फॉर मिडल मार्च और द मिल ऑन द फ्लॉस। देन चार्लेट पर्किंस गिलमन्स, इनका एक वर्क है द येलो वॉलपेपर, हम लोग को पढ़ना भी है। एंड येलो वॉलपेपर ये इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है। देन केट चॉपकिन, इन्होंने नॉवल लिखा था विच इज़ द अवेकनिंग, ये भी हम लोग को पढ़ना है और ये इनका फेमस वर्क है। So these are the important writers of the early 19th century. So 20th century women writers employed different techniques in their writing, such as prolepsis, which is called foreshadow, and analepsis, which is flashback. They explicitly talked about women's sexual desire, sexual violence, same sex desire and women's psychology. जो 20th century के जो women's writers थे, उन्होंने अपने वर्क में डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ किया, ठीक है। एंड ये टेक्निक्स ही इनके राइटिंग को डिस्टिंक्ट बनाती है और अलग बनाती है फ्रॉम द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ मेंस राइटिंग, ओके। तो इन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ किया अपने राइटिंग में। एंड वो टेक्निक क्या है? प्रोलेप्सिस। प्रोलेप्सिस का मतलब होता है फोर शैडो, यानी कि नैरेटिव प्रेजेंट में चल रहा है लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है वो पहले ही बता दिया जाता है या कुछ हिंट दे दिया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोलेप्सिस या फोर शैडो। दूसरा टेक्निक ये यूज़ करती थी विच इज़ एनालेप्सिस, जिसका मतलब होता है फ्लैशबैक, यानी कि नैरेटिव प्रेजेंट में चल रहा है लेकिन एक हमें फ्लैशबैक मिलता है कि पास्ट में क्या हुआ था। नैरेटिव वहीं पे पॉज होती है फिर पास्ट में जाती, सो दैट इज फ्लैशबैक। एंड 20th सेंचुरी वुमेन्स राइटर ने वुमेन सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में भी बात की, सेक्सुअल वायलेंस के बारे में बात की, सेम सेक्स डिज़ायर के बारे में बात की और वुमेन साइकोलॉजी के बारे में भी बात की। सो दिस इज हाउ द कैटेगरी ऑफ वुमेन्स राइटिंग इज डेवलपिंग। Women writers also started their printing press, journals and magazine. तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो वुमेन राइटर्स थी वो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने लगी एंड उन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस खोला, जर्नल्स स्टार्ट किया और मैगजीन भी स्टार्ट किया। जैसे वर्जीनिया वुल्फ ने अपना एक प्रिंटिंग प्रेस खोला था। तो वुमेन राइटर्स प्रिंटिंग प्रेस, जर्नल्स और मैगजीन भी स्टार्ट की इन 20th century. In 20th century, a lot of African American writers emerged and their writing focused on the issue of racial injustice, motherhood, gender roles, incest, community, society and God. And 20th century में बहुत सारे African American writers भी emerge हुई, which means they also started to write. African American से हम लोग क्या समझते हैं? तो अगर कोई भी चाइल्ड का जो पेरेंट है, एक पेरेंट अफ्रीकन है और एक पेरेंट अमेरिकन है, तो उस बच्चे को हम लोग अफ्रीकन अमेरिकन बोलेंगे, राइट। तो 20th सेंचुरी में बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन राइटर लिखने लगे एंड उनका जो राइटिंग था वो किस चीज़ पे फोकस करता था? रेशियल इनजस्टिस पे फोकस करता था, यानी कि जो अन्याय हम लोग लोगों के कलर के बेसिस पे करते हैं उसे हम लोग रेशियल इनजस्टिस कहते हैं। मदरहुड पे फोकस करता था, जेंडर रोल्स के ऊपर फोकस करता था, इंसेस्ट, कम्युनिटी, सोसाइटी एंड गॉड के ऊपर फोकस करता था उनका राइटिंग। अब इंसेस्ट का मतलब क्या होता है? इंसेस्ट का मतलब होता है कि अगर आप अपने ही फैमिली मेंबर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हो, उसे हम लोग इंसेस्ट बोलते हैं। जैसे इडिपस रेक्स में, तो इडिपस रेक्स ने क्या किया था? अपने ही मदर जोकास्टा के साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया था, उनके साथ शादी की थी। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एन इंसेस्ट, ठीक है। पैट्रिका हिल कॉलिंस
Hortense Spillers and Hazel Carby. They were the pioneers of black feminist thought. एंड इन सभी को हम लोग पायोनियर्स बोलते हैं किस चीज़ का, ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट का। देखिए जैसे जैसे टाइम बीता एंड जैसे जैसे क्रिटिकल थिंकर्स ने अपनी थ्योरीज को पब्लिश कराया, तो फेमिनिज्म में भी अलग अलग ब्रांचेस आने लगे, जैसे ब्लैक फेमिनिज्म, लेस्बियन फेमिनिज्म, बहुत सारे फेमिनिज्म का ब्रांचेस आने लगा। एंड ये सभी जो थे ये सभी ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट के पायोनियर्स थे। अब हम लोग फेमिनिस्ट थॉट के पर्सपेक्टिव्स को देखेंगे और कुछ कुछ क्रिटिकल थिंकर्स के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, उनके थिंकिंग को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। So there has been seen a surge of critical works since 1970s and 1980s. ये जो टाइम पीरियड था 1970s एंड 1980s, इस टाइम के बीच में बहुत सारे क्रिटिकल थिंकर्स ने अपने क्रिटिकल वर्क्स को पब्लिश कराया, थ्योरीज को पब्लिश कराया। एंड 1970 में क्या हुआ था, फ्रेंच फेमिनिज्म भी इवॉल्व हुआ था। एंड फ्रेंच फेमिनिज्म में कुछ राइटर्स है जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एंड इनके जो थॉट्स हैं, इनके जो व्यूज़ है वो आज भी लिटरेरी स्टडीज़ को डोमिनेट करती है। एंड फ्रेंच फेमिनिस्ट है जूलिया क्रिस्टेवा, हेलेन सिग्जोफ, लूसी इरिगेरी एंड साइमोन दी वेवर। दे ऑल केम ऑन द लिटरेरी सीन। एंड फ्रेंच फेमिनिज्म कब इवॉल्व हुआ था, 1970 में, ये आपको याद रखना है। सो हेलेन सिग्जोफ चैलेंज द टेंडेंसी टुवर्ड्स फैलेगोसेंट्रिज्म इन लिटरेचर। तो हेलेन सिग्जोफ एक फ्रेंच फेमिनिस्ट है, एंड इन्होंने ये जो टेंडेंसी है फैलेगोसेंट्रिज्म, इस चीज़ को उन्होंने चैलेंज किया था। नाउ फैलेगोसेंट्रिज्म क्या है? सो फैलेगोसेंट्रिज्म एक टर्म है जिसको कॉइन किया था जैक्स दरिदा ने, एंड इसका मतलब होता है द मैस्कुलिन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग। यानी मीनिंग को कौन कंस्ट्रक्ट करेगा, एक मेल करेगा। यानी लैंग्वेज में भी किसका डोमिनेशन है, मेल का डोमिनेशन है। ठीक है, सो फैलेगोसेंट्रिज्म जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है, फैलोसेंट्रिज्म एंड लोगोसेंट्रिज्म। फैलोसेंट्रिज्म का मतलब है फोकसिंग ऑन द मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड लोगोसेंट्रिज्म का मतलब है फोकसिंग ऑन लैंग्वेज इन असाइनिंग मीनिंग टू द वर्ल्ड। यानी कि कोई भी जो लैंग्वेज है उसका मीनिंग को कौन डिसाइड करता है, एक मेल डिसाइड करता है, और एक मीनिंग में हमें मेल पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। यानी कि मोर और लेस लैंग्वेज में भी हमें मेल डोमिनेशन देखने को मिलता है, और लैंग्वेज का पावर किसके पास है, मेल राइटर्स के पास है। तो यही व्यूज था हेलेन सिग्जोफ का कि अगर वुमेन राइटर्स अगर फुल फ्लेजेडली राइटर बनना चाहती है तो उनको अपना ही लैंग्वेज क्या करना होगा, डेवलप करना होगा। सो दिस वाज हर व्यूज। So women writers believe that language possess power and women writers need to develop their own. So women writers फिर ये believe करने लगी, ये मानने लगी कि language में बहुत ज़्यादा क्या है, power है। ठीक है, language possesses power, and women writers ये भी मानती थी कि उन्हें अपना एक language, अपना एक style क्या करना होगा, डिस्टिंक्ट करना होगा, जो मेल राइटिंग से, मेल स्टाइल ऑफ राइटिंग से अलग हो। ये इनका मानना था। And in Dale Spander's work, Man-Made Language, she said the manner of man's writing is declarative and assertive, whereas the manner of women's writing is deferential, which is respectful, and apologetic in tone. तो डेल स्पेंडर ने एक वर्क लिखा था विच इज़ मैन मेड लैंग्वेज। उसमें वो कहती है कि जो एक मर्द का जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो डिक्लेरेटिव है और असर्टिव है, लेकिन वही अगर वुमेन्स राइटिंग के मैनर को की बात की जाए तो उनका जो मैनर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल है, यानी कि रिस्पेक्टफुल है और अपोलोजेटिक इन टोन है। इट इज़ नॉट असर्टिव और डिक्लेरेटिव लाइक मैन स्टाइल ऑफ राइटिंग। ओके, सो हेलेन सिग्जोफ जो थी उन्होंने एक्रिचर फेमिनिन को भी क्या किया था, कॉइन किया था अपनी वर्क द लाफ ऑफ द मेडूसा में। एंड द लाफ ऑफ द मेडूसा इस वर्क को पब्लिश कराया था इन्होंने 1975 फ्रॉम द ट्रेडिशनल style of man's writing. Okay, so a genre of literary writing that deviates from the traditional masculine styles of writing, ये इनका मानना था। एंड एक्रिचर फेमिनिन का मतलब वही होता है women as writers। फिर और एक क्रिटिकल थिंकर है जूलिया क्रिस्तेवा। ये एक बल्गेरियन फ्रेंच फिलोसोफर है, लिटरेरी क्रिटिक है और साइको एनालिस्ट है। एंड इन्होंने कहा था कि जो वुमेन राइटर्स है ये सिंबॉलिक ऑर्डर का एक एक्टिव पार्ट नहीं बन सकी है,
एंड एलिना शोवाल्टर ने एक वर्क लिखा था, अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, एंड इन्होंने गाइनोक्रिटिसिज्म टर्म को भी क्या किया था, कॉइन किया था। नाउ गाइनोक्रिटिसिज्म का भी मतलब होता है वुमेन एज राइटर्स। सो हेलेन सिग्जोक्स जिन्होंने लिटरेचर फेमिनिन को कॉइन किया था, एंड एलिना शोवाल्टर जिन्होंने गाइनोक्रिटिसिज्म को कॉइन किया था, दोनों के व्यूज सेम थे कि वुमेन्स राइटिंग एक सेपरेट और एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग होना चाहिए, और वुमेन्स राइटिंग का जो स्टाइल है, जो मैनर है, जो टेक्निक्स यूज होता है, वो एकदम अलग होना चाहिए फ्रॉम द ट्रेडिशनल मैस्कुलिन स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। इनका ये मानना था। So this was the perspectives of feminist thought, and this brings us to the end of our today's lecture. So I hope you have understood everything I have taught you. If you have understood, then please give it a like and do subscribe to our channel. And in my upcoming lecture or in my next lecture, I will talk about the biography details of Mary Wollstonecraft. At the same time, I will also share with you the important works of Mary Wollstonecraft, and then I will discuss with you her one of the famous works, A Vindication of the Rights of Women. So if you want to avail of this lectures, then please do subscribe to my channel and be with me till the very end of this course. Thank you for learning with me.